वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, इस वक्त जो है बड़ी सर्दी पड़ रही है, आपको खुद महसूस हो रहा है, इंसान भी बड़ा मुतासिर हो रहे हैं। इसी तरह पौधे भी, ज़राअत भी मुतासिर होती है, पौधे भी मुतासिर होते हैं। ये सर्दी पौधों को भी लगती है। जिस तरह हमें नींद आती है, इसी तरह पौधे भी सोते हैं, और जिस तरह हम खुराक खाते हैं इसी तरह वो भी खुराक लेते हैं, जानदार हैं। तो इस वक्त शदीद सर्दी है, वो हमारे बागात पर, ख़ास तौर पे आम के बागात पर कितना असरअंदाज हो रही है। इस सर्दियों में जो है एक फ़िनोमेना है साइंटिफिक के, जो हमारे पौधे हैं, ख़ास तौर पे आम का जैसे हम जिक्र कर रहे हैं, तो आम के पौधे ख़ाबीदगी के अमल में चले जाते हैं, सो जाते हैं, और फिर जो है वो एक तवील नींद सोते हैं, और फिर जब मौसम ठीक होता है तो फिर उठते हैं, जागते हैं, और फिर जो है उनमें हरकत पैदा हो जाती है। तो ये ख़ाबीदगी का अमल क्या है, सर्दियाँ किस हद तक असरअंदाज हो रही हैं हमारे बागात पर, आम के बागात पर, और ये मौसम जो है कोहरा ख़ास तौर पे जो पड़ रहा है, ये बागात को कितना मुतासिर कर रहा है, ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा। ये अमूमन जो है जो पीरियड हमारा जो थ्रेट का पीरियड होता है बागात के लिए, ये कब तक जारी रहता है, और फिर जब इससे बाहर निकलना है तो फिर क्या इक़दाम करने हैं, आपने अपने बाग के लिए क्या हिफाजती इक़दाम करने हैं ताकि उसकी पैदावार मुतासिर ना हो। ये आज हमारा मौजू है। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं मोहम्मद तारिक मलिक साहब। आप मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान से वाबस्ता हैं, और इन्हें पता होगा कि मैंगो के हवाले से क्या बात करनी है, और तहकीक के हवाले से भी ये बेहतर अंदाज से जानते हैं। दूसरे मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर शफ़क़त सईद साहब, सीनियर प्रोफेसर हैं और पढ़ाते हैं, तहकीक करते हैं, ज़रा यूनिवर्सिटी मुल्तान से मुंसलिक हैं। उनसे भी जानेंगे कि उनकी साइंस हमें क्या बताती है। और तीसरे मेहमान मौजूद हैं शाहिद हमीद भुट्टा साहब। आप फार्मर हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, आम के हवाले से काफ़ी शोहरत रखते हैं, आम की नर्सरी भी चलाते हैं, आम का बाग है, ये सारे मामला देखते हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनका तजर्बा क्या कहता है और आपके लिए उसमें क्या रहनुमाई है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। तारिक साहब, पहले तो ये बताइएगा कि ये जो मौसम है, जिस मौसम की शिद्दत का हम जिक्र कर रहे हैं, आम लोगों में तो नमूनिया और सांस की बीमारियां बहुत फैली हुई हैं, फ्लू बहुत ज़्यादा है। तो इस मौसम में जो आम के बागात हैं, आम का दरख्त है, उस पर भी किसी बीमारी का हमला होता है बराह रास्त सर्दी से? जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने अपने मुझे प्रोग्राम में बुलाया। थोड़ा हम पीछे चलते हैं 2022 में। डॉक्टर साहब, 2022 में आपने देखा होगा कि मार्च में 40 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर हाई हुआ, और ये मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा कि मिड मार्च में जो है 40 से अबव हो गया, हीट वेव आ गई। हाँ, हीट वेव आ गया, और उसने आम की फसल को खासा मुतासिर किया था। और इसी तरह 2023 में कोहरा पड़ा, और उससे भी यकीनन जो है वो आम की फसल मुतासिर हो। इस साल आप खुद देख रहे हैं कि कितना लॉन्ग स्पेल हो गया है सर्दी का, जिसमें पहले स्मॉग चली, फिर फॉग है, कूल वेव मुतासिर चल रही है। दीगर शहरों से लोग जो सर्द इलाकों के आने वाले हैं वो भी कह रहे हैं कि जी, मैदानी इलाकों में ज़्यादा सर्दी है। इवन मरी में भी धूप है। हाँ, ये सर्दी पहाड़ी इलाकों में मतलब है, लोग बता रहे हैं कि वहाँ धूप है, लेकिन मैदानी इलाकों में सर्दी बहुत ज़्यादा है और फॉग है। यकीनन अगर हम मैंगो प्रोडक्शन मॉडल देखें तो डॉक्टर साहब, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये हर साल जो मैंने आपको चीज़ें बतलाई, ये माहौलियाती तब्दीली है, तो दिस इज़ पार्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो हर साल ये हमें देखने को मिल रही है, बिल्कुल नई चीज़ मिल रही है। इस साल जो है फॉग बहुत लंबी हो गई है। तो अगर हम मैंगो प्रोडक्शन मॉडल देखें तो इसमें डॉक्टर साहब जो एनवायरमेंटल वेरिएबल्स हैं जो मैंगो क्रॉप पे असरअंदाज होते हैं, उसमें जो इस फिनोलॉजिकल स्टेज में जो आपने बताई डॉर्मेंसी, ख़ाबीदगी का पीरियड जिसमें मैंगो गुजर रहा है, तो उसमें जो असरअंदाज होते हैं वो सबसे पहले होता है ये फ्रॉस्ट, स्मोग, फॉग और रेन्स। तो ये यकीनन उस पर असर, उसकी फ्लावर किसी बीमारी का भी हमला होता है खास तौर पे सर्दी से स्पेसिफिक इससे जुड़ी हुई? जी डॉक्टर साहब, अगर बारिश हो जाए ना तो फिर हो सकता है, लेकिन इस बीमारी नहीं होगी। हाँ, बीमारी नहीं होगी, स्ट्रेस आ सकता है, पौधे स्ट्रेस में जा सकते हैं, यकीनन उनकी सेहत खराब हो रही है। यकीनन सेहत। डॉक्टर साहब से जरा पूछते हैं, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि बंदा तो सर्दी से ठिठुरता हुआ नजर आ जाता है हमें, तो पौधे की क्या अलामत होती हैं कि उसे सर्दी लगी हुई है, वो शदीद सर्दी की कैफियत में? देखें सर, क्योंकि सूरज की रोशनी जब होती है ना तो वो अपनी खुराक का अमल उसके अंदर बनता है, जिसकी वजह से उसके अंदर न्यूट्रिशन वो अपनी कंजर्व करता है, टेम्परेचर को भी अपने अंदर कंजर्व करता है। तो जब सूरज नहीं निकलेगा तो वो ज़ाहिर है वीकनेस की तरफ जाएगा। तो उसमें ये भी हो सकता है, क्योंकि ये अभी फर्स्ट टाइम हुआ है, प्रोलॉन्ग कर गया इतना ड्यूरेशन, कि जब फ्रूट सेट हो आने वाले दिनों में खुराक की कमी हो सकती है पौधे के अंदर। अच्छा,
तो उसमें हमें उसका ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि उससे फल गिर भी सकता है, उससे डिजीज़ का अटैक भी उसके ऊपर ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम वीक होता जा रहा है। क्योंकि वो अपनी, जैसे सूरज निकलता है दिन को, रात को ठंड होती है, कोई मसला नहीं, वो अपने आप को मैनेज करता रहता है। अब वो बेशक सोया हुआ है, मगर उसका सिस्टम वो वीक हो रहा है विद द टाइम, और उससे प्रोडक्शन पे ऊपर असरात हो सकते हैं। भुट्टा साहब, आप तो बराह रास्त बाग में खड़े होते हैं, क्या अलामात कोई होती हैं पौधे में? सख्त सर्दी है तो हमारे तो होंठों पे भी पता लग जाता है कि भाई सर्दी का शिकार है, नाक सुर्ख हुआ होता है, कान सुर्ख हुए होते हैं। सख्त सर्दी से पौधे पर कोई ऐसी अलामात, सिंबल्स जाहिर होते हैं कि जिससे लगे? सर्दी के अंदर जो पौधे के ऊपर अलामात जो ज़ाहिर होती है, वो उसकी जो पत्तों की रंगत है वो बदलती, उसके अंदर तब्दीली आती है। अब वो पीलापन आ रहा है, क्योंकि पौधा खुराक पत्तों से ले रहा होता है, सूरज निकलता है, वहाँ से विटामिन और बाकी चीज़ें आती हैं उसके ऊपर, और वहाँ से जो है ना उसकी सेहत बेहतर होती है। जब सूरज नहीं निकल रहा, उसकी वजह से सर्दी भी शदीद पड़ रही है। अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक कोहरे के कोई इफेक्ट्स नहीं है। अच्छा, कोहरा नहीं है, सर्दी है, फोग है, स्मोक है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन कोहरा नहीं है। लेकिन सर्दी इतनी शदीद है कि वो पत्तों को उसने पीला कर दिया। अब ठीक है, ग्राउंड रियलिटीज़ यही है कि बागात के अंदर पत्ते पीले हो गए। ग्रोअर अपने तौर के ऊपर एहतियाती तदाबीर कर रहे हैं, पानी भी लगा रहे हैं, और कुछ ने तो स्प्रे भी शुरू कर दी। हालांकि स्प्रे की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो उसको जगाने के चक्कर में है कि जो डोरमेंसी का जो पीरियड है उसको। इस पे बात करते हैं। तो आपके ख्याल में एक अलामत ये हो गई कि पत्ते जो है पत्ते पीला। अच्छा, ये तारिक साहब, ये भी है कि कोई उसकी छाल पर भी छाल उतरना शुरू हो जाए, उस पर असरात मुरतब हों, कोई जो कमज़ोर शाखें हैं उन पर असरात मुरतब हों? जी बिल्कुल, ज़्यादा सर्दी और ज़्यादा गर्मी की वजह से बार्क स्प्लिटिंग हो जाती है। ठीक है, उसकी जो बार्क है, वो छाल है, वो फट सकती है तने की। ये हो सकता है, क्योंकि भुट्टा साहब बतला रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, डॉक्टर साहब ने भी बतलाया। तो उसमें ख़ास तौर पे जब कापर और जिंक की कमी होती है तो उसकी वजह से छाल फट सकती है। ये अलामत हो सकती हैं। बाकी इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब कोई पौधा फूल निकाल रहा है ना, तो इसका मतलब है उसको ठंड नहीं लग रही। ठीक है, अच्छा, अच्छा, वो ठीक है, वो चल रहा है। ये मस्बत अलामत है कि यार फूल निकल रहे हैं। तो जिसके फूल खामोश है पौधा, इसका मतलब उसको ठंड लग रही है, वो खामोश है। हाँ जी, ये इसकी एक अलामत हो सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये कोहरा, इसका मतलब है कि कोहरा नहीं पड़ रहा तो कोहरा ज़्यादा खतरनाक है, इस ठंड की निस्बत कोहरा ज़्यादा खतरनाक है। कोहरा कैसे मुतासिर कैसे करता है? उसमें सर ये होता है ना कि जैसे पानी या शबनम होती है ना, तो पानी तो शबनम तो आती रहती है, जैसे अब बर्तरेड़ पड़ती है जिस तरह हम कहते हैं कि उसको जो है ना, उस वक्त जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे नीचे चला जाता है तो वो जम जाता है वहाँ पे। जो वेन्स हैं उसके अंदर जो उसकी मूवमेंट हो रही है पानी की, वो जब जम जाएगी तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कुछ नहीं होगी ना, ऊपर से नीचे न्यूट्रिशन जाएगी या नीचे से ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं होगी। तो वो जम गया तो उस पानी के जमने की वजह से वो सूखना शुरू हो जाते हैं वो पत्ते। ठीक है, वो उनके पत्तों के अंदर जो वेन्स हैं, जो शाखों में वेन्स हैं, वो उनमें पानी जम जाता है। सेल सैप जो है ना, वो जम जाता है, क्रिस्टल बन जाते हैं उसके, जिससे वो फिर सेल वाल जो रैप्चर होती है और पौधा वो खराब हो जाता है। अच्छा भुट्टा साहब, आप बाग में खड़े हुए हैं और नर्सरी भी चला रहे हैं, तो क्या छोटे पौधे पर ज़्यादा असर होता है या बूढ़े पौधे पर? क्योंकि हमारे यहाँ जो मर्दों में या औरतों में जो हम इंसानी जिस्मों में देखें तो ज़्यादा मुतासर जो है वो या बच्चे होते हैं या फिर ज़्यादा उम्र के। तो इसमें क्या सूरत हाल है कैफियत? सर इसके अंदर नर्सरी ज़्यादा इफेक्ट्स हो रही होती हैं, क्योंकि अभी वो प्री मैच्योर होती है, अभी इतना उनके मजीद आपसे अगर तफसील से पूछता हूँ, एक ब्रेक ले लें, ब्रेक जरूरी है। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। हम आम की फसल की बात कर रहे हैं, सर्दियाँ हैं, सर्दियों से कैसे बचाव करना है, आपने बाग को कैसे बचाना है और अच्छी फसल कैसे हासिल करनी है, ये सब आपको बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं आम की फसल पर और सर्दियों से बचाव, ये मौजू है। भुट्टा साहब, आप बता रहे थे कि आपसे सवाल ये था कि छोटे पौधे ज़्यादा मुतासर होते हैं या बूढ़े पौधे, ज़्यादा उम्र के पौधे मुतासर? सर ये आम की साइकी और इंसानी बॉडी की साइकी जो ना आप सेम, जैसे सैयद साहब ने बताया कि उसकी जो वेन्स हैं, जब शदीद सर्दी होती है तो पत्ते के अंदर जो हल्की हल्की वेन्स होती हैं उनके अंदर जब ब्लॉकेज आती है तो वो पत्ता सूखना शुरू हो जाता है। एज लाइक आप इंसानों में देख लें, उसके अंदर भी सर्दियों के अंदर सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक्स हो रहे होते हैं, फालिज के वो हो रहे होते हैं, क्योंकि पानी की सर्कुलेशन और ब्लड की सर्कुलेशन जो है ना वो डिस्टर्ब होती है सर्दी की वजह से, आपका खून जमता है और उसके साथ ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। जहाँ तक छोटे पौधों की बात है तो उसमें बच्चों वाला और बुढ़ों वाला वो भी सेम फैक्टर है। अच्छा, जो जवान पौधा है वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता क्योंकि वो अपने जोश में खड़ा होता है,
उसको पानी ना लगे, खुराक ना रहे, लेकिन उसके अंदर अपनी एक इम्यूनिटी है। ठीक है। 8 साल से ऊपर का जो पौधा है, 8 साल से ऊपर, 8 साल से नीचे वाले जितने पौधे हैं वो सबसे ज़्यादा कोहरे से भी इफेक्ट्स होते हैं और शदीद सर्दी से भी होते हैं। इसी तरीके से जो 50-60 साल से ऊपर वाला जो पौधा होता है, जो कमज़ोर होता है, उसके ऊपर भी इसके इफेक्ट्स बड़े वाजे नज़र आ रहे होते हैं। हमारे पास भी बागात के अंदर जो अब पीलापन जो आया है, या तो छोटे पौधों के ऊपर आया है या बहुत बूढ़े पौधों के ऊपर। अच्छा। जो 20 से 30-35 साल की एज के जो पौधे हैं वो बिल्कुल लश ग्रीन खड़े हुए हैं, उनके ऊपर कोई इस किस्म का नहीं है। उनके अंदर बॉडी के अंदर इतनी पावर है कि वो रेजिस्ट कर रहे हैं, इसकी सर्दी को भी बर्दाश्त कर रहे हैं और मौसम के हालात को भी देख रहे हैं। ठीक है। तारिक साहब, ये फोरकास्ट क्या है? अभी आप जैसे कह रहे हैं कि कोहरा नहीं पड़ा, तो ये मौसम जो डेंजरस है हमारी फसलों के लिए भी और ख़ास तौर पे आम के लिए भी, कब तक कंटिन्यू करेगा? और कोहरे के कोई हैं खदशात के अभी कोहरा भी पड़ सकता है और अभी सर्दी मज़ीद बढ़े? जी डॉक्टर साहब, इसमें जहाँ तक मेरे नॉलेज में है कि फरवरी में ना बारिशों का इम्कान है। अच्छा। तो यकीनन जब बारिशें होंगी तो बादल भी होंगे, तो बादलों से कोहरा नहीं पड़ता। अब भी कोहरा तो नहीं पड़ रहा, भुट्टा साहब ने भी फरमाया और डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं कि कोहरा नहीं पड़ा। जब बादल होते हैं तो कोहरा नहीं पड़ता। जब बादल छट जाते हैं, धूप निकल आती है, सारा दिन धूप पड़े और शाम को ठंडी हवा चलने लग जाए और रात को हवा रुक जाए तो कोहरा पड़ता है। तो कोहरे के इम्कान तो कम है। इसका मतलब हम इस फेज से निकल आए कि कोहरे के जो नुकसानात नहीं कह सकते हैं। अगर बादल रहे तो फिर तो कोहरा नहीं पड़ सकता। अगर मतलब हट गए तो फिर कोहरा पड़ सकता है। तो इसके इम्कान हैं। पड़ेगा भी सही तो उसका कोई लंबा फेज नहीं होगा। जी, ये काफ़ी सारा ये तो देखे ना जी, तकरीबन हमने जनवरी गुजार लिया। डॉक्टर साहब, मुझे याद है, क्योंकि मैं मैंगो से बड़े देर से वाबस्ता हूँ, तो मुझे याद है एक साल, मुझे अब सन याद नहीं है, मार्च के एंड में भी कोहरा पड़ गया था। जी। अच्छा, मार्च के एंड में जिस तरह वो मार्च में हीट वेव आई, जी ऐसी तरह मार्च के एंड में भी कोहरा पड़ गया था एक दफ़ा, और उसने खासा नुकसान दिया था बागात को। अच्छा, आपने फिर डरा दिया काश्तकारों को, हम तो उसे बात नहीं। ये तो कुदरती अवामिल हैं, इनसे हम। हाँ जी डॉक्टर साहब, ये चलो जी, हम इस पे डिटेल से बात करते हैं कि आखिर इससे बचना कैसे है, सर्दी की कैफियत से और इस सारी सूरत हाल में डॉर्मेंसी के पीरियड से बाहर निकलना है तो कैसे। लेकिन एक सादा सा टोटका जो है, अभी जैसे नमूनिया फैल गया है, फ्लू है, तो हम लोगों को कहते हैं भाई यखनी पी लो भाई, ठीक है ना, देसी मुर्गी इस्तेमाल करो, अंडा इस्तेमाल कर लो, सर ढांप लो, गर्म कपड़े पहन लो। तो ये सादा से टोटके हैं इंसानों के लिए। अगर यही कैफियत है तो ये आम के बागात के लिए क्या टोटका हो सकता है? असल में देखें जी, हमारे पास जो शुरू से यही चलता रहता है, या जो है ना फाग से बचने के लिए, अपना फ्रास्ट से बचने के लिए, या ज़्यादा सर्दी में लोग जो है ना थोड़े थोड़े वक्फे से जो है ना हल्का सा पानी लगाते हैं, ठीक है, ताकि ज़मीन जो रूट सिस्टम है ना उसका वो कम से कम ना जमे, ठीक है ना, उनमें सर्कुलेशन जो है ना होती रहे। जो अब एक और सिस्टम जो आ रहा है उसको हम रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के सिस्टम में, उसमें हम रेज बेड की तरफ मूव कर रहे हैं। अच्छा, रेज बेड में ये होता है कि उसमें हम मल्चिंग का सिस्टम बना रहे हैं और पौधे जो है ना ऊपर, ये छोटे पौधों के लिए अब जब स्टार्ट करेंगे, बड़े पौधों में भी हो सकता है। अच्छा, ठीक है ना, आप अपने कर सकते हैं, मगर ये परमानेंट स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा पूरा। रेज बेड्स बन जाएंगे जो चलते रहेंगे हमेशा। हाँ जी, जो चलते रहेंगे। उसमें ये होता है कि ऊपर आप मल्च कर देंगे तो नीचे जो है ना माइक्रोबियल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। नहीं, पहले तो रेज बेड बताएं। रेज बेड आपने कर लिया, तो पौधा लगाना कहाँ है उसमें? अंदर दरमियान में ना, ऊपर जो रेज बेड है, ऊपर जो ऊंची जगह है, पौधा वहाँ पे लगाना है। ठीक है, क्योंकि पौधे को बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए, हमारा सेंसिटिव ये होता है, बहुत ज़्यादा अगर पानी लग जाए, बहुत कम भी नहीं चाहिए। रेज बेड में इस तरह होता है कि भाई पौधे जो ऊंची जगह होती है उसको हम मल्च से ढांप देते हैं, ठीक है, और नीचे जो है ना उसका माइक्रोबियल सिस्टम, नेचर की तरफ से एक माइक्रोब्स है, वो उनकी एक्टिविटी शुरू हो जाती है। ओके, वो माइक्रोब्स जो हैं, जो पौधे को जो चीज़ ज़रूरत होती है वो उनको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं, वो उनको जो उनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स होते हैं, माइक्रोब जो थोड़ी तादाद में ज़रूरत होती हैं, वो भी उनको प्रोवाइड कर देते हैं, और साथ ही मॉइस्चर भी कंजर्व रहता है। अच्छा, ठीक है। तो पौधा अपनी ज़रूरत के मुताबिक उस सिस्टम को बड़ा पसंद करता है, क्योंकि हमने ऊपर से ज़्यादा पानी भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया, मगर उस सिस्टम के अंदर हर चीज़ महफूज है। उसको ऊपर अगर कोई सर्दी ज़्यादा लग रही है तो वो सर्कुलेशन तेज़ करेगा, नीचे से खुराक भी ले लेगा, वो सारा काम करेगा। ये तो सस्ता सौदा है, ये बड़ा बेहतरीन है, और इसमें बहुत सारे ये दोनों मौसमों में, सख्त गर्मी में भी और सर्दी में भी ये दोनों को पौधे को बचा लेता है।
ठीक है, तो मल्चिंग का काम भी आसान है। हाँ, अच्छा, आपने शुरू में पौधा लगाया तो साथ ये मल्चिंग कर दी, हाँ जी, ठीक है, और फिर इसको ताहयात जारी वो बड़ा करते जाएंगे, जैसे जैसे कैनोपी उसकी बड़ी होती जाएगी वो एरिया बढ़ता जाएगा। वो उसकी जो कैनोपी की जो छतरी है, छतरी के बराबर उसको हम लेके चलते हैं उस एरिया को, क्योंकि उसकी जड़ें उस छतरी, जितना बड़ी छतरी है उतनी जड़ें होंगी, उतनी जड़ें वहाँ तक होती हैं। ठीक है, तो उसको ठीक है। भुट्टा साहब, आप क्या करते हैं, आपके पास क्या टोटके हैं? हम जो साइंसी बातें हैं वो करते हैं, लेकिन वो टोटके क्या हैं? आप क्योंकि बराह रास्त बाग में खड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं अगर सर्दी बढ़ गई है, कोहरा पड़ना शुरू हो गया है और ये 4 डिग्री 3 डिग्री पर टेम्परेचर है और पौधे आपको स्ट्रेस में लग रहे हैं, तो क्या करते हैं आप? सर, काश्तकार के पास तो एक ही सस्ता सौदा है, वो पानी वाला है कि जो ही उसको महसूस होता है। पानी वाला भी महंगा सौदा है, सौदा एक ही है। बाकी चीज़ों से तो फिर भी बेहतर है ना, ठीक है, कि पानी लगा देते हैं, हल्का सा पानी लगाएंगे, उससे ये है कि नमी बरकरार रहती है और कोहरे से जो है उससे बचाव मुमकिन है। जहाँ तक इनका रेस बेड्स के हवाले से है तो इसके ऊपर भी अब काफ़ी लोगों के अंदर शऊर आता जा रहा है। पहले जो पानी धान की तरह लगाते थे या बहुत ज़्यादा फ्लड इरीगेशन करते थे, अब वो उसको नहीं कर रहे। अच्छा, क्योंकि उनको पता चल गया है कि बाग के अंदर जब आप फ्लड इरीगेशन करेंगे तो पौधों के सूखने का अमल एक स्टार्ट हो जाता है, जिसे क्विक डिक्लाइन कहते हैं। उसकी बीमारी का तो अभी तक कोई इलाज नहीं निकला, लेकिन ये सेफ पाथ ये होता है कि पानी से उससे ज़रा बचा लेंगे तो जड़ें गलेंगी नहीं, सरेंगी नहीं नीचे, ठीक है, आलूदा नहीं होगी और उससे वो बेहतर हो जाएगा। तो लोग अब इस ट्रेंच की तरफ आ रहे हैं, ट्रेंच टेक्नोलॉजी की तरफ। इसका ये होता है कि ढलवान की तरफ होता है पानी ज़रा सा ऊपर चढ़ता है और उसके बाद फिर वापस आ जाता है, मुस्तकिल नहीं रहता, जड़ें आपकी ख़राब नहीं होती और उसकी जो प्राइमरी रूट्स है, जो ऊपर वाली जाला है, वहाँ से वो खुराक भी लेता है और बेहतर तरीके से जो है ना इसको मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक तो आपने पानी लगा दिया, बाकायदगी से स्टार्ट हो गई, और कोई एकदम इसके अलावा और कोई हल नहीं है। धुआं लगाते हैं कोहरे के लिए, चलो धुएं के लिए इतने वसी छोटे लेवल्स के ऊपर तो ये चीजें की जा सकती है कि धुएं से कर ले, बड़े पैमाने के ऊपर आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि कहाँ धुआं लगाएंगे जब बाकी करेंगे। कितना इफेक्टिव है ये जो हम धुआं लगाते हैं? चलें ठीक है जी, अब कोहरा बहुत पड़ गया, हल तो कोई नहीं है, धुआं लगा लें, इफेक्टिव है? जी डॉक्टर साहब, इसमें मुख्तलिफ आ रहे हैं। वैसे ग्रोअर्स की प्रैक्टिस यही है कि ये इफेक्टिव है, तो वह उससे ज़्यादा बेहतर पानी लगाना है, पानी लगाना है। लेकिन मैं क्या किस वक्फे से लगाएं और पानी की कैफियत भी, ये तो ज़्यादा पानी भी तो नुकसानदेह है और शदीद सर्दी है, आप पानी लगा रहे हैं तो ये भी सोचते हैं। मैं आना चाह रहा था, भुट्टा साहब ने जैसे फरमाया कि हमारे पास सिर्फ एक ही टोटका है कि हम पानी लगा देते हैं। नो डाउट कि इट्स गुड सोल्यूशन फॉर फ्रॉस्ट प्रोटेक्शन, लेकिन जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आने लगे तो हमें एहतियातन पानी लगा देना चाहिए। अब ग्रोअर्स को इसी मंथ में यही डर था कि कोहरा पड़ जाना है। अब इन्होंने पानी लगाया हुआ है, बहुत सारे ग्रोअर्स ने मोस्टली, और अभी तक वो खुश्क नहीं हुआ। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी तक वो पानी खुश्क नहीं हुआ, अभी तक वो सर्दी है, खुश्क होना नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, ये बता रहे हैं कि पत्ते वो पीले हो रहे हैं, बुनियादी तौर पर पौधे स्ट्रेस में, क्योंकि उनकी जड़ें सफोकेशन का शिकार है, क्योंकि पानी वो एवेपोरेट नहीं हुआ, अभी तक खड़ा है। तो इन्होंने अपनी तरफ से ठीक प्रैक्टिस की, लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि हम बार बार पानी लगाते हैं तो दिस इज रॉन्ग प्रैक्टिस ड्यूरिंग दिस पीरियड। अगर ये फॉग के दौरान बार बार पानी लगाएंगे तो पौधे और ज़्यादा स्ट्रेस में जाएंगे। ये समझ रहे होते हैं ग्रोअर्स कि हमारे पास यही हल है, हालांकि ये इस मौसम में ये हल नहीं है, पौधे और स्ट्रेस में चले जाएंगे और बल्कि स्ट्रेस प्लांट्स जो है वो मौसम में आप पानी ना लगाएं। अगर फॉग बहुत बढ़ जाए और 4 डिग्री से नीचे चला जाए टेम्परेचर, तो फिर हल्का पानी लगाएं। जी बिल्कुल, अगर वहाँ बत्तर खुश्क हो चुका है, ड्राई बत्तर हो चुका है, फिर पानी लगाएं। अगर वहाँ तर बत्तर है फिर भी पानी लगाने की जरूरत नहीं, वो फ्रॉस्ट प्रोटेक्शन हो जाएगी। ठीक है, एक ब्रेक ले लें, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, आम पर बात कर रहे हैं, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं आम की फसल पे और सर्दियों के साथ अटैच करके देख रहे हैं कि सर्दी से आम को कैसे बचाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, अभी ये जिक्र हुआ पानी का ना, बड़ी साइंटिफिक बात है कि जी पानी लगाना है, कब लगाना है, कितना लगाना है, और इतनी सर्दी हो तो बंदे को पानी पिलाना शुरू कर दें तो उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है कि यार ये मैं अभी आपको ऑफ़र करूँ, आपने भी गिलास अपने सामने रखा हुआ है, पानी पिया नहीं है, तो पौधा तो बेचारा रोक भी नहीं सकता कि मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है। ये बताएँ कि ये जो कोहरे में जो नमी होती है और वैसे भी सर्दी के मौसम में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई होती है, और सुबह जब उठें तो पौधों पर भी वो पानी नज़र आता है, घास पे भी पानी नज़र आता है, तो ये हमें पानी प्रोवाइड नहीं कर रहा होता कि भाई ज़रूरत नहीं है, भाई अब ये तो ऑलरेडी सुबह पानी लग गया। सर बहुत अच्छी आपने बात की, ये पानी प्रोवाइड कर रहा होता है और जितनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही होती है, मगर ठीक है, मसला वहाँ पे आता है जब टेम्परेचर फ्रीजिंग पे आ जाए,
उस वक्त हम फिर एक्टिवेट करते हैं उसके सिस्टम को जस्ट, ताकि वो फ्रीज़ ना हो। पानी जो शबनम का पड़ता है, जो बायस रहमत है, प्लांट उसको एज ए खुराक के तौर पर लेता है, वो जहमत उस वक्त बनता है जब टेम्परेचर लो हो जाता है, वो वहीं पे जम जाता है। जब वो उसी पत्तों के ऊपर वो पानी शबनम जमेगी तो अंदर भी जो उसका सिस्टम फ्रीज़ हो जाता है। उस कैफियत को ख़त्म करने के लिए, या उस 1 या 2 या 4 दिन जितना भी होती है उससे निकलने के लिए, चाहे 1 दिन के लिए भी कोरा पड़ गया, काम हो जाता है बाज़ दफ़ा। अच्छा, तो इसलिए जो है ना, शदीद कोरा पड़ गया तो बस हिला दिया उसने ना। तो अभी जो है ना हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, अल्लाह करे, क्लाइमेट चेंज का तो कोई पता नहीं होता, मगर अभी कल ही मैं देख रहा था कि बारिशें कहते हैं कि पूरे मुल्क में 26 से स्टार्ट हो रही हैं। शायद इस जो मुल्तान और इस एरिया में शायद पता नहीं आती हैं या नहीं आती, कम चांसेस है, 30% चांसेस हैं, मगर बाकी जगहों पे मरी में भी अच्छी खबर नहीं सुनाई आपने। बारिश ना होने से बड़े मामलात ख़राब हैं। जी सर, तो इर्द गिर्द बारिशें हैं, स्नोफॉल भी शुरू हो चुकी है कुछ जगहों पे। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, उस स्नोफॉल की वजह से हो सकता है ठंडी हवाएं चल पड़ें तो फिर कुछ काम ख़राब हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो अभी हम बात कर रहे हैं शबनम की, कि जी वो वाफर पानी मौजूद होता है और ये फॉग में भी बड़ा पानी मौजूद होता है, दुनिया तो इससे पानी हासिल कर रही है, जी, बड़ा काम हो रहा है। जी, जी। हम इस पर बिल्कुल खामोश हैं, कोई हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास ज़ाहिर है इतनी ज़राअत है और पानी की कमी का शिकार हैं, इस पानी को हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। सर बात आपकी बिल्कुल ठीक है। हम अभी अपनी यूनिवर्सिटी में एक गंदम के ऊपर इस पे काम कर रहे हैं। हमने गंदम की ऐसी वैरायटी बनाई है जो फॉग के पानी को रूट तक ले जाती है, उसके पत्ते का एंगल चेंज हमने कर दिया है। अच्छा ठीक है। वो जो फॉग आती है वो ऐसे पानी इकट्ठा होके नीचे रूट जोन में, तो एक पानी बचा लिया हमने उस फॉग के वाटर को यूटिलाइज करके। ठीक है। तो इसके ऊपर इस तरह पे आपने तहकीक करके हाँ जी, इस वैरायटी को हाँ बनाया। जी, तो बाकी शोबों पे भी काम हो रहा है, सोचा जा रहा है। हाँ जी, उस पे जो है ना, जिस तरह बाकी दुनिया कर रही है कि फॉग के वाटर को कैप्चर किया जाए, जो स्मॉग है उससे लोग हीरा बना रहे हैं। देखिए ना, मतलब दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई है। कहाँ से कहाँ बना रही। तो ये इस तरह की चीज़ें लोग कर रहे हैं, मगर हमारे मुल्क में काम है, मगर इतना नहीं है जितना उस दुनिया बाकी दुनिया में हो रहा है। ठीक है। अब भुट्टा साहब ज़रा थोड़ा सा, ये तो हमने वो टोटके डिस्कस कर लिया ना, अब कुछ साइंटिफिक चीज़ें भी डिस्कस कर लेना कि जी आखिर इस वक्त जो है डॉर्मेंसी है, ये डॉर्मेंसी कब तक रहती है, जो खाबिदगी का अमल है आपके ख्याल में कब तक चलता है? डॉर्मेंसी तो वैसे इसका रूटीन्स के अंदर तो डॉर्मेंसी से अब उठने का मरला है। ये जो फरवरी का महीना है, यहाँ से मैं आपसे पूछता हूँ, ये सवाल मैं ज़रा तारिक साहब से पूछ लूँ कि इसके बारे में, ये इनकी जो तहकीक है मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट की, वो बताएंगे ये डॉर्मेंसी का पीरियड आप इस खित्ते के लिए कब से कब तक काम करते हैं? डॉक्टर साहब इससे पहले कि मैं बताऊँ, मतलब हमें डॉर्मेंसी समझने की ज़रूरत है। पहले डॉर्मेंसी होती क्या है? बुनियादी तौर पे पौधे की एक्टिविटीज़ स्लो डाउन हो जाती हैं लो टेम्परेचर पे। जब सिंगल डिजिट से मिनिमम टेम्परेचर यानी रात का दर्जा ऊपर जाता है, यानी डबल डिजिट में चला जाता है, तो वो एक्टिवेट हो जाता है पौधा। वो जब भी होगा पौधा डॉर्मेंसी से बाहर आ जाएगा। अच्छा, अगर वो सिंगल डिजिट में है तो फिर वो नहीं आएगा, वो सो जाएगा। जी, सो जाता है। अच्छा, ये अमूमी तौर पे मतलब आपने कोई इसका टाइम स्पैन भी समझा हुआ होगा कि ये इस अरसे में ये रहता है? हाँ जी, ये डॉक्टर साहब, ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि ये दिस इज़ क्लाइमेट चेंज। हर साल बिल्कुल नई चेंज आ जाती है। अच्छा। तकरीबन टेंटेटिव अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ, ऑलमोस्ट तकरीबन फरवरी फर्स्ट वीक मुल्तान की बात कर रहा हूँ, जारी रह सकता जी है। हाँ जी, ये तकरीबन 15 फरवरी तक पौधा जाग जाना चाहिए। अर्ली फ्लावरिंग इज़ रिक्वायर्ड एट मुल्तान में हमें चाहिए इस जोन में कि हमें अर्ली फ्लावरिंग मिल जानी चाहिए, जल्दी जाग जाए जी, वरना क्योंकि अगर हीट वेव आगे आ गई तो वो ज़्यादा काम ख़राब होता है। फिर फ्लावरिंग सीजन हमारे पास थोड़ा स्पैन छोटा रह जाता है। फ्लावरिंग लेट, फिर आगे से हीट वेव, तो स्पैन छोटा, तो उससे फसल मुतासिर। ठीक है, ये स्पैन तो इन्होंने बता दिया। अब आप क्या करते हैं? आप पौधे के जागने के लिए इंतज़ार करते हैं कि टेम्परेचर रेज हो जाए, या खुद जगाने की कोशिश करते हैं, कोई इक़दाम करते हैं? क्या आप वैसे जो रूटीन में आपका जो ग्रोवर्स एक तो टेम्परेचर, क्योंकि वेरी तो टेम्परेचर कर रहा होता है, वो ठीक कह रहे हैं कि डबल डिजिट्स में जो ही पहुंचता है तो ऑटोमेटिकली जो ना वो जाग जाता है पौधा, जो ना। ठीक है। और उससे पहले वो सोया हुआ होता है। ठीक है। लेकिन जो ग्रोवर्स के पास और तो या तो स्प्रे करता है नाइट्रेट्स वगैरह का और ये बाकी चीज़ें जो है, ठीक है, या उसके पास जो है ना वो बागात के दौरान, क्योंकि इस वक्त बागात के अंदर कोई हल शल, कोई रूटावेटर या कुछ नहीं किया जा रहा, तो जो ही ज़रा धूप निकलती है उसको जगाने के लिए ग्रोवर जो टोटका इस्तेमाल करता है या जो तरीका इस्तेमाल करता है, वो ये है कि ज़मीन में हल चला देता है या रूटावेट कर देता है उस ज़मीन को। उसके अंदर जो गैसेज होती हैं, जो उसने एनर्जी को कैप्चर किया होता है,
वो जब उसको हवा भी लगती है और बाकी चीज़ें हैं तो पौधे के अंदर जो है ना एक ताकत का एक अंसर, एक उसको एक किस्म का इंजेक्शन लग जाता है उसको कि फौरी तौर पे उसको रिलीफ जो है ना, और वो जो डोरमेंसी के पीरियड से वो निकलता है और उसके बाद वो फ्रूटिंग्स के ऊपर आ जाता है। तो ग्रोअर्स फौरी तौर पे फ्रूटिंग पे आ जाता है, जैसे ही तो डोरमेंसी से निकलता है जी जी वो फूल निकलना शुरू हो अगर आप उसके अंदर हल नहीं चलाएंगे, नमी बरकरार रहेगी वहाँ पे जो है ना, वेट रहेगी ज़मीन आपकी, गीली रहेगी, तो उससे यह है कि फ्रूटिंग भी आपकी इफेक्ट्स हो रही होती है। उस ज़मीन को भी ड्राई करेंगे, जो ही जैसे आप गोडी करते हैं तो इस तरीके से आप हल चला देते हैं, रोटावेट कर देते हैं इस सीजन के अंदर। तो ये है कि डोरमेंसी से एक तो टेम्परेचर इफेक्ट्स कर रहा होता है, दूसरा उसको नीचे से ताकत मिल रही होती है जो उसने छुपाई होती है, खादें भी रखी होती है और बाकी जो उसके अंदर कुदरती तौर के ऊपर जो ताकत होती है ज़मीन की वो बाहर निकलती है और उसके ऊपर फ्रूटिंग्स। आपको बतौर फार्मर पता लग जाता है कि ये पौधा डोरमेंसी में है, ये बाहर निकला है? जी जी, जब उसकी आंख नहीं निकलेगी उसके पत्ते में से या कहीं से, तो हमें पता है ये सोया हुआ है, जो जागने की पोजीशन में तो आंख निकाल रहा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि एक तो जैसे हम जिक्र कर रहे हैं कि कुछ पता नहीं है, क्लाइमेटिक चेंजेस इतनी हो रही हैं कि ये सख्त सर्दी का टाइम स्पैन कितना होता है, अगर ये इसी तरह कंटिन्यू करता रहे तो फिर जैसे अभी तारिक साहब ने बताया कि अगला स्पैन छोटा हो जाएगा, तो हमें दर्जा हरारत बढ़ने का इंतज़ार करना है खामोशी से, या अस खुद कुछ इकदाम करके, जैसे भुट्टो साहब कह रहे हैं कि जी हम पौधों को खाबिदगी के अमल से बाहर लाएं, क्या रिकमेंड क्या करते हैं? सर इस वक्त जो सिचुएशन है, जो डिफरेंट फार्मर्स से डिस्कशन होती रहती है, हमारे डिफरेंट ग्रुप्स हैं जिसमें डिस्कशन होती है। रहीम यार खान की तरफ से इस तरफ हम आए तो आँख निकाली हुई है ना फूलों ने ना अपनी, तो वो तैयार है, बाहर आ गए, ठीक है, वो रेडी हैं कि एक दो जैसी धूप निकलेगी, ठीक है, वो इन्फ्लोरेसेंस बाहर निकल आएंगे, फ्लावरिंग निकल आएगी, तो इसका मतलब है कि वी आर ऑन पॉजिटिव साइड। क्योंकि इस दफ़ा इतनी ज़्यादा सर्दी, कोहरा पड़ता है तो हम समझते हैं कि नुकसान है ना, ये सर्दी प्लांट्स बर्दाश्त कर रहा है, इसमें हैप्पी है वो, यानी कि वो गंदम के लिए बड़ा अच्छा हो गया। हाँ जी, हाँ जी, तो वो हमें यही नहीं, तो वो आम तौर पर कुछ दरख्त ऐसे होते हैं हर बाग में, या कुछ बाग ऐसे होते हैं जहाँ उनको या खुराक से नहीं मिली हुई होती या कोई उसका सिस्टम वीक है, तो उसमें फिर पोटाशियम नाइट्रेट का 2% का जो है ना लोग स्प्रे करते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा हीट अप हो जाते हैं और टूवर्ड्स जो है ना फ्लावरिंग इक्वली गुड वो फ्लावरिंग आ जाती है उसके ऊपर ना, तो वो एक ही टाइम पे वो सारे। और दुनिया में मुख्तलिफ़ जगहों पे जो लोग ये करते हैं, यहाँ पे तो नहीं होता कि वो हर महीने या 15 दिन के बाद ये स्प्रे करते हैं उसको जगाने के लिए। अच्छा, ताकि हमारी जो फसल तैयार हो 15 दिन पहले ये हो जाए, 15 दिन बाद वो हो जाए, फिर 15 दिन बाद, क्योंकि उसमें सीज़न उनका एक जैसा होता है। हमारे यहाँ ये होता है कि हमारा टाइम बहुत शॉर्ट है, जो बहार है ना, हम तो कहते हैं बहार ख़त्म हो गई है ना, अब या तो हाँ बहार ख़त्म हो गई, जिस जो हमें ज़रूरत होती है। अब डर डर के हम ये दुआ कर रहे होते हैं कि ये मौसम ठीक रहे ताकि फूल खिल जाएं और जो है ना दाना टिक जाए। जब दाना टिक जाएगा ना तो फिर हम सेटिस्फाइड होते हैं कि चलो जी अब हम ये मरहले से निकल चुके हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मरहला होता है, सारा साल किसान को इसका इंतज़ार होता है कि ये मौसम, इस मौसम में अगर बारिश आ गई जब फूल खिल रहे होते हैं फिर नुकसान, मौसम धूप ना निकली बादल आ गए बीमारी आ जाती है। मज़ीद बात करते हैं ब्रेक लें, हाजी मेरे साथ रहिएगा, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं आम की फसल पे सर्दियों के असरात पर। माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, ये तो बातें हो गई कि जी कोहरे से कैसे बचना है, जी सर्दी से कैसे बचना है, जी पौधे को सेहतमंद कैसे रखना है। लामहला इसका टारगेट जो है वो अच्छी पैदावार है जी, अच्छा फ्रूट लेना है, जायकेदार फ्रूट लेना है, जितना ज़्यादा फ्रूट होगा उतना ही ज़ाहिर है हमें फ़ायदा होगा। तो इसके अलावा हम अब देखते हैं कि जी वो लोग गोडी कर रहे हैं बागात के एरिया में, या कहीं वो हल चला रहे हैं और फिर साथ साथ जो है वो सफाई कर रहे हैं एरिया की, और जड़ी बूटियाँ भी ख़त्म कर रहे हैं और साथ जो है वो चूना फेर रहे हैं तनों पर। तो ये और क्या इकदाम हैं जो इन दिनों में होने चाहिए जिससे हम बेहतर पैदावार की तरफ जा सकें? जी डॉक्टर साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल है। इसमें सबसे पहले डॉक्टर साहब, बहुत से इलाकों में मिली बग का अटैक हुआ चाहता है, तो उसमें सबसे पहले एहतियात करनी चाहिए, उसकी प्रोटेक्शन, उसकी हिफाजती तदबीर जो भी डिपार्टमेंट कर रहा है वो मोस्टली गुरस को पता है, वो मिली बग के जो है अगेंस्ट वो हिफाजती इकदाम करने चाहिए। इसके साथ साथ जिस तरह मिली बग का वैसे होस्ट क्या क्या है?
उसके मैंगो का जो मिलीबग है वो मैंगो इसमें डॉक्टर साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। मैं इसलिए पूछ लिया कि भी अगर वो वही फसल साथ लगी हुई है तो ज़ाहिर है उसके असरात। असल में सर मिलीबग एक ऐसा कीड़ा है कि जो अंडे उसके जो है ना वो 6 महीने तक जिंदा रहते हैं ज़मीन के। अच्छा। वो अंडे दे के चला जाता है, ठीक है, मर जाती है उसकी फीमेल ना, ठीक है। वो दरख्तों के नीचे तनों के साथ साथ जो जहाँ छतरी होती है ना वहीं पे वो सारे आराम से सुकून से होते हैं वो, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे ही ये नवंबर दिसंबर से ये निकलना शुरू हो जाते हैं अंडों में से बच्चे। अच्छा, ठीक है। ये जैसे निकलते हैं तनों के ऊपर ये चलना शुरू हो जाता है, नज़दीकी जो पौधा होगा उसको चढ़ जाएंगे, या कोई होस्ट है प्रॉपर में, इसलिए उसका प्रॉपर होस्ट कोई नहीं है, सिर्फ मैंगो को ज़्यादा पसंद करते हैं। किसी ज़माने कपास पे भी बड़ा खौफनाक ना, वो डिफरेंट है, वो मुख्तलिफ है। अच्छा, वो मिलीबग डिफरेंट है, वो मिलीबग इसकी 1 साल में एक लाइफ है, ठीक है। बाकी के अंदर तो लाइफ चलती रहती है, ये एक अपना साइकिल एक पूरा करता है, ठीक है। तो ये बड़ा होता है थोड़ा, ठीक है, वो छोटे होते हैं। ठीक तो ये दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। ये चढ़ के जहाँ से फूल निकलना होता है वहाँ पे ये जाकर रस चूसना शुरू कर देता है, ठीक हो गया, उन टहनियों के ऊपर जहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस निकल आता है, फूल निकलना है। तो वो उस वक्त किसान को नज़र नहीं आता, बहुत छोटा होता है। फिर ये नीचे गिरता है दूसरी इंस्टार में, फिर ऊपर चढ़ता है। अच्छा, ये इसका 3 इंस्टार होते हैं, ये जाके फिर जाता नीचे से ही है। हाँ, जाता नीचे से है। उसका एक आसान तरीका यह है कि तने के गिर्द जो है ना स्टिकी बैंड लगा दें या स्लिपरी बैंड, इससे अच्छा कंट्रोल ही कोई नहीं है। इसे आसान लफ्जों में कहते हैं निप द इविल इन द बड। इन द बड, यस, बिल्कुल सही बात की है कि वो जड़ों में ही उसे रोकें। अगर आपने बुराई को रोक रहे हैं, बुराई करो, ये आजकल इसको हर सूरत में कर लेना चाहिए। जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने किया हुआ तो बहुत अच्छा है, मगर मिलीबग हर जगह नहीं होता, कहीं कहीं जिस बाग में होता है वो जान क्या फिर अलामत क्यों तारिक साहब, अलामत क्या फील होती है? उसकी अलामत वो आपको स्टेम पे क्रॉलिंग करते हुए नजर आती है मिलीबग, वो बिल्कुल वाज़ेह अलामत है। नहीं तो उसके वो जो अंडे हैं वो भी पता लग जाते हैं उसमें। या तो ये होता है जब पिछले साल जिन दरख्तों के ऊपर मिलीबग का हमला हुआ है, स्पेशली उन दरख्तों को उन्होंने फोकस करना है। अच्छा, दोबारा उसी पे अटैक करना दोबारा, क्योंकि वो बच्चे नीचे देता है ना, उसी दरख्त के नीचे अंडे देगा वो, ठीक है। इर्द गिर्द पे भी जा सकते हैं वो उस पे। एक तो ये मिलीबग को ख़ास तौर पर देखना है। मैं ये भुट्टा साहब से पूछ लूँगा, मिलीबग के हवाले से आपका क्या तजर्बा है जी? वो क्या नुकसान कैसे पहुँचाता है, और आपको पता लग जाता है जहाँ अंडे दिए हुए हैं कि भाई इसको यहीं रोका जाए? नहीं, बज़ाहिर ग्रोअर्स को इतना अंदाजा नहीं, इन्फॉर्मेटिव नहीं है, उसे पता लगता है जब अटैक हो चुका होता है। ग्रोअर्स का तो ये हाल है कि नस्ल दर नस्ल जो है ना वो चलता आ रहा है, 300 साल से आपकी फैमिली ग्रोअर है, लेकिन जब कोई बीमारी का अटैक होता है तो वो पत्ता उठा के और जाके पेस्टिसाइड डीलर के पास जाके पूछ रहा होता है कि इसके बीमारी का ये हाल है। उसके नॉलेज का तो ये इल्म है, और उसको जो चीज़ वो जो चूरन उसने बेचना है वो बेच देता है, जो उसको दवाई रिकमेंड करके देगा उसी को आके इम्प्लीमेंट कर देगा। तो ग्रोअर्स को ये टेक्निकल चीजों के बारे में अभी तक अवेयरनेस नहीं है। गवर्नमेंट्स को चाहिए कि उसको जाके बताना चाहिए कि मिलीबग के अटैक को वो फोर्सी भी नहीं कर सकता, ठीक है, और उसका अंदाजा उसे नहीं होता कि ये अटैक होने जा रहा है। ग्रोअर सिर्फ उस वक्त जब उसकी फसल खराब हो रही होती है उसके ऊपर जाके स्प्रे की हद तक तो वो जागा हुआ होता है, बाकी हर मामले वो सोया हुआ है, उसको कुछ नहीं पता कि उसने क्या करना है। में जाके पता लगता है सर, अच्छा, जब उसको वो ब्लैक होना शुरू, काली होना शुरू हो जाती है, और सफेद बड़ी बड़े जो है ना। अच्छा, इसके आप साथ कुछ और बता रहे थे, मैंने आपको रोका था कि हाँ, इस वक्त फिर एक और चीज़ है जिसको तेला कहते हैं हम, वो भी इस वक्त बहुत अच्छा कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि इस वक्त वो जो तना है, तने के अंदर जो दराड़ें हैं उसके अंदर छुपा हुआ होता है, ठीक है, वो मादा होती है, ठीक है। इसी मादा ने आगे अंडे देने हैं, जैसे ही मौसम खिलना है और उससे बच्चे निकलने हैं और पूरी फसल को नुकसान पहुंचाना है। तो ये बहुत अच्छा वक्त है उसको कंट्रोल। उसको कैसे कंट्रोल करें? उसको स्प्रे के जरिए, स्प्रे के जरिए, ठीक है, ठीक है, तने के ऊपर स्प्रे कर दें, अंदर से खड़े होकर अंदर जितने भी शाखें हैं नीचे से लेकर ऊपर तक सारी शाखों पे स्प्रे कर दें, आपको सीजन में मसला नहीं बनेगा। ठीक, वो फंदा लगाएं मिलीबग के लिए। हाँ जी, और स्प्रे कर दें तेले के लिए। अच्छा तारिक साहब, ये जो एलिमेंट चूने का आया था, चूना कोई न्यूट्रिशन के लिए हम अप्लाई करते हैं या ये भी बीमारी के खिलाफ को मज़ामत रखता है? एक तो सबसे पहले इसकी एस्थेटिक लुक बहुत अच्छी है, चूना लगाने से पौधे खूबसूरत लगते हैं, और बिफोर एवरी विंटर बिफोर एवरी समर इट इज़ रिकमेंडेड।
इसलिए रिकमेंडेड के भी अच्छे लगते हैं। नहीं इसकी मतलब नो डाउट कि चूना इटसेल्फ रिपेलेंट है। ठीक है, रिपेलेंट है, ठीक है। है। और उसमें जब कॉपर सल्फेट नीला थोड़ा डाल दिया जाता है तो वो और इंसेक्ट रिपेलेंट भी है और डिजीजेस के लिए भी वो इरेडिकेशन का काम करता है। ये लगाना चाहिए 1:10 की रेशो से, जिसको बोर्डो पेस्ट कहा जाता है। अच्छा, तो क्या कितनी एरिया में लगाना चाहिए? वो हाइट 3-4 फुट तक लगा देते हैं। जी जी। अच्छा, और उसको नीचे कोई वहाँ नीचे भी कोई फैलाना चाहिए? जैसे हम अमूमन हमारे यहाँ जो गलिया शलिया साफ करते थे वो चूना फैला देते थे जरासीम मारने के लिए, तो नीचे तने के इर्द गिर्द भी कहीं फैलाना चाहिए या बस नहीं, वो जरूरी नहीं है। हाँ, कोई पौधे ऐसे जो डिजीज्ड हैं, यानी डाईबैक है या जिसमें गमोसिस नजर आ रहे हैं, गोंद निकल रही है, तो उसमें आप सिंपल कॉपर सल्फेट नीला थोड़ा डाल सकते हैं 1 किलोग्राम फी प्लांट के हिसाब से। ठीक है डॉक्टर साहब, इस वक्त फर्टिलाइजेशन कोई हेल्पफुल हो सकती है कि अगर खाबिदगी से बाहर निकले हैं, बीमारी के अटैक्स, पौधा तवाना होगा तो जाहिर है उसके अंदर खुद भी मज़ामत और मुदाफ़ियत होगी, तो फर्टिलाइजेशन का भी कोई उसमें इस वक्त तो हम रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि हम जब खाबिदगी से पहले ही उसकी खुराक पूरी कर देते हैं। ठीक है, मगर ये फिर होता है जैसे फ्रूट सेटिंग हो जाती है तो उस वक्त थोड़ी सी जो है ना, इसलिए कि खाबिदगी से बाहर आया है तो जैसे हम सो के उठते हैं तो बड़ा भूख शुक लगी होती है, तो क्या भाई पौधे के लिए भी इस वक्त ज़रूरत है कोई? वो होती है अपने पास, उसने रखी होती है खुराक, जिस तरह भुट्टा साहब ने बताया, वो उसकी खुराक होती है और उसने अपने अंदर वो सारा सिस्टम तैयार किया होता है जो वो फूल निकालता है। जब उसको आप सब क्या करते हैं, वो जो अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, वो क्या कर देते हैं? नहीं, वो जो खुराक जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि हम उससे पहले जो खुराकें देनी है, इसको DAP देनी है या बाकी जो भी फर्टिलाइजर देनी है वो पहले दे लेते हैं, क्योंकि सर्दी के अंदर वो खुराक को यूटिलाइज तो नहीं करता, वो ज़मीन के अंदर मौजूद होती है। तो ग्रोअर के पास वही वाला टोटका जो मैंने आपको पहले बताया कि उसके जो तने के बाहर वाला जो एरिया है उसके अंदर रोटावेट कर देता है या हल चला देता है, तो वो जो खुराक जो अंदर छुपी होती है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है, जो उसके मिनरल्स हैं, बाकी चीज़ें, वो पौधे के ऊपर जो है ना उसकी जड़ों को मिलना वहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि जितनी नरम मिट्टी होगी वहाँ से और उसको मॉइस्चराइज़र होगी हल्की फुल्की, तो खुराक जो है ना वो पौधा लेना वहाँ से स्टार्ट कर देगा। तो इस मरले पे नहीं देनी चाहिए, वो पैसे का ज़िया ही है कि आप इस मौके के ऊपर दें। हाँ, जब फल लग जाए तो फिर उसके बाद आप पोटाश वगैरह दें या बाकी फ्रूट्स की सेटिंग्स के लिए या फ्रूट्स को अच्छा करने के लिए वो दे सकते हैं। लेकिन बहुत से बागात के अंदर जो ऑलरेडी लोगों ने परचेज़ किए हुए हैं 2-2 साल के लिए, ठीक है, वो बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इसमें मजीद भी बात करते हैं, अभी काफ़ी सारे पहलू रह गए, लेकिन वो फिर अगला मरला जब आएगा तो उस पर मजीद बात कर लेंगे। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, हमने आम की फसल पर बात की और सर्दी से बचाव के आपको टोटके बताए, ये सारे अप्लाई करें, आपका बाग जो है हरा भरा रहेगा, अच्छी पैदावार मिलेगी। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।